मीशत जो है तेज रफ्तारी उसमें बढ़ती जा रही है। 4 में से 3 फसलें हैं उनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, आज तक पहले नहीं हुई। मुल्क में ग्रोथ 3.94% होती, आज बेरोजगारी ना होती। रिकॉर्डिक वाले मसले पे हमें सक्सेस हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा। बहुत सी बातें करने को है कि पाकिस्तान की जो मईशत है क्या वो सही सिम जा रही है या फिगर्स बस फज ही हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और उससे पहले नाजरीन, जो रिकॉर्डिक में पाकिस्तान को एक यकीनन कामयाबी हुई है, हालांकि वो वक्ती तौर पे है, देखना है आगे कामयाबी कहाँ तक जाती है, वो अहम चीज़ है। और लेकिन हम सबसे पहले नाजरीन चाहते हैं कि हम बात करें अपने कॉलीग असद तूर के बारे में। वो एक जर्नलिस्ट हैं और वो ब्लॉगर हैं, और रात के कल 11 बजे उनके अपार्टमेंट में 3 लोग दाखिल हुए। उन्होंने उनके हाथ पैर बांधे और उनको खूब मारा वारा। उसके बाद वो छोड़ करके चले गए। तफसीलात आप देखेंगे, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बारे में जो असद तूर कहते हैं वो सोशल मीडिया पे भी है। अब बात यह है कि इससे आगे किस तरह किधर बढ़ें। और इस्लामाबाद ही में नाजरीन हमारे और कॉलीग्स हैं, मतीउल्लाह जान हैं, उनको उठाया गया दिन दहाड़े, फिर उनको फेंक दिया गया वापस मार कूट के। उसके अलावा अबसार आलम पर गोली चलाई गई, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, क्या वजह है क्या नहीं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब सहाफ़ियों के साथ इस तरीके से होता है तो क्या हतमी किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हकायक तक पहुंचना जो है वो बड़ा लाजमी है। हेंस इंक्वायरी और क्रेडिबल इंक्वायरी बहुत लाजमी है। एज वी स्पीक एक FIR काटी गई है ज़रूर, और उस FIR में पहले बस यही लिखा गया था कि ज़बरदस्ती उनके घर में दाखिल हुए लोग, लेकिन उससे बढ़ा के फिर असॉल्ट की जो दफ़ात हैं उसको भी शामिल किया गया, और ये कहा गया नामालूम अफराद हैं जिन्होंने ये किया। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो नामालूम अफराद ने क्या कहा मुबैना तौर पे वो असद तूर इस वीडियो में बताते हैं। सवाल ये है कि असद तूर सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और ये कौन लोग हैं, इसका तो एक ही तरीका है मालूम करने का, वो ये कि CCTV फुटेज पे उन तीनों अशखास की तस्वीर है, उन तीनों अशखास की पूरी नज़र आता है कौन वो लोग हैं। तो एक ही तरीका है कि वो जो 3 लोग हैं उनको लाया जाए, और असद तूर के कहने के मुताबिक वो कहते हैं वो तीनों को पहचानेंगे। वो क्या पहचानेंगे? CCTV फुटेज से पता चलता है कौन लोग हैं। तो वो लोग सामने आ जाएं, पता चल जाएं वो किसी के भाई हैं, किसी के कौन हैं, कहाँ से आए, आसमान से उतर आए, पहाड़ों से आए, किसी इदारे से आए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई होली काउ नहीं है इधर, जर्नलिस्ट होली काउ नहीं है, हम सबसे पहले कहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जर्नलिस्ट को उठाया जाए, दिन को रात को मारा जाए, और फिर मैं कहूँगी जिस ग्रुप से हो, अगर आप इनके फेवर में हो तो आप कहेंगे कि जी देखें जुल्म हुआ, और अगर आप इनके फेवर में नहीं हैं तो फिर आप कहेंगे कि जी देखें इन्होंने किसी की बहन का मामला है, किसी के भाई का मामला है। और ये लोग जो रिपोर्ट्स, देखिए जो जर्नलिस्ट जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं ब्लॉग्स पे, अगर पसंद नहीं है और अगर आपको लगे कि हकायक से वो इनहराफ कर रहे हैं तो भाई कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में लेके जाएं, अदालत में जरूर ले जाएं। इसी तरह से मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा, और यकीनन शहरियों के लिए भी ये बेहतर है और सहाफत के लिए भी ये बेहतर है। लेकिन डू नॉट ब्रश इट अंडरनीथ द कार्पेट, बड़ा ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर फोकस रखेगी और इसको इंतहा तक पहुंचाएगी। वो जो 3 लोग हैं उनको सामने प्रोड्यूस करेगी, पता चले ये 3 अशखास कौन हैं। और नाज़रीन, जहाँ तक रिकॉर्डिक का ताल्लुक है, यकीनन जो कह रही है हुकूमत सही कह रही है कि रिकॉर्डिक केस के हवाले से जो कंपनी है ऑस्ट्रेलियन टेथियन कॉपर कंपनी, उसको अवार्ड किया गया था, इक्सिड ने अवार्ड किया था, जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। 6 बिलियन तकरीबन डॉलर का अवार्ड था अगेंस्ट पाकिस्तान रिकॉर्डिक केस में 2019 में। और फिर उस इक्सिड के तहत जो कंपनी जिसको अवार्ड मिले उसके पास दे हैव द राइट अंडर आर्टिकल 52 ऑफ इक्सिड कि वो दुनिया में 150 ममालिक में जिस मुल्क के खिलाफ अवार्ड हो
150 ममालिक में जहां भी उस मुल्क के कोई एसेट्स हो वो जाके उनको ले सकती है अगर अवार्ड में ये कहा जाए। तो ये अवार्ड में कहा गया था, और पाकिस्तान का जो PIA का होटल है, PIAC का होटल रोजवेल्ट, वो भी पेरिस में होटल, इन सब को ICSID के तहत ये हक मिला था टेथियन कॉपर को कि वो जाके इन पर कब्जा कर ले। लेकिन पाकिस्तान ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जहाँ के ये कंपनी PIAC जो है हमारी वो वहाँ रजिस्टर्ड है, तो वहाँ जाके कोर्ट में पाकिस्तान ने अपील की थी अगेंस्ट दिस अवार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अपील है वो मानी गई और अवार्ड का स्टे मिल गया। लेकिन ये बताते चले कि अभी भी टेथियन कॉपर के पास राइट टू अपील है अगेंस्ट द जजमेंट दैट केम यस्टरडे। तो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन सो फार सो गुड। अहम ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। तो नाज़रीन अब बात करते हैं मईशत पे। नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, और आपको मालूम है कि इनका बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनका बहुत तजर्बा है, और पाकिस्तान की मईशत को ये पिछले 4 दहाई से बड़ी क्लोजली देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि एक जब कोविड आया और उससे पहले जब हुकूमत आई तो ये कहा जा रहा था कि यानी कि अब मारे गए, लुट गए, फुट गए, बड़ा हाल बुरा होगा, लोग इतने अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इतनी गुर्बत फैलेगी लोगों के पास, यानी कि बुरे हाल होंगे, बहुत बुरे हाल होंगे। तो बड़ा खौफ था, डर था। अभी जो फिगर आए 3.94 का, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के यानी कि साथ 3.94 फिगर है, साथ हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की भी जो इस वक्त बूम आया हुआ है, नियरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, रिमिटेंसेस भी है। डॉक्टर साहब हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जब पिछले साल जब फरवरी के एंड में कोविड का अटैक हुआ था और वो पीक पे पहुंचा जून के महीने में, तो उस दौरान आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 33% गिर गए। हमारा सनत का शोबा जो है वो 25% उसमें गिरावट आई। आपके बिजली के इस्तेमाल में कोई 11% कमी आई उस क्वार्टर में। हम सब का ये अंदाजा था, जिस तरह आपने फरमाया, कि इसके नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसानात हुए होंगे, खास तौर पे बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा। मगर हैरत की बात यह है कि मैं पहले ये भी कह दूं कि PBS ने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सर्वे कैरी किया था अक्टूबर के महीने में पिछले साल, पता करने के लिए तकरीबन 6000 घरानों से एक सैंपल पूरे पाकिस्तान में कि आप पर क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। तो उसमें आपको हैरत होगी 2,30,00,000 लोगों ने कहा कि हम या तो बेरोजगार हो गए, खासतौर पे जो बेचारे दिहाड़ी पे काम करते हैं, और या तो हमारी तनख्वाहों में कमी हो गई। ऑन द एवरेज उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाह इन 3 महीने में, अप्रैल से जून के महीने में, हमारी तनख्वाहों में और आमदनी में 53% कमी आई। तो यही आप अगर इस अंदाजा ले लें तो इससे अंदाजा ये होता है कि तकरीबन 800 अरब का नुकसान सिर्फ हमारे मजदूरों को हुआ। और अब आके वो ये कह रहे हैं कि पूरी GDP का नुकसान जो है वो 150 अरब है बस, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ -0.5%। तो ये जरा मैं समझता हूं कि अंडरस्टेटमेंट बहुत बड़ा है, और हमने इस पे बड़ी मेहनत की है पिछले 3-4 दिन से। मैं और मेरी शागिर्दों ने हमने बहुत से सोर्सेस देखे, बहुत से डेटा एनालाइज किया है, और हमारा एस्टिमेट जो आ रहा है जी वो ये है कि पिछले साल 19-20 में जो हमारे
कौमी पैदावार में कमी आई वो -2.1% है। ठीक। और ये उसके बरक्स है कि जो आपके पीबीएस कह रहा है कि -0.5%। हमारा अंदाजा इस लिहाज से भी ज्यादा है कि खास तौर पे ऐसे शोबे जिसमें इनफॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं उनमें नुकसानात बहुत हुए। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्राइवेट सर्विसेज, इस तरह के सेक्टर्स में बहुत नुकसान हुए बिकॉज ऑफ शटडाउन्स, क्लोज डाउन्स वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पीबीएस ने अपने सर्वे को इग्नोर किया और अब पता नहीं किस वजह से इतना कम उन्होंने इम्पैक्ट बताया है। देखिए हमारा केस बड़ा कमजोर हो जाता है इसकी वजह से। हम तो इंटरनेशनल सपोर्ट की तलाश में हैं और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लॉस सिर्फ 150 अरब का हुआ है, विच इज हार्डली $1 बिलियन। ऑलरेडी हमें आईएमएफ $1.4 बिलियन का लोन दे चुका इन रिस्पॉन्स टू द कोविड। तो देखिए ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इज अ बिग अंडरस्टेटमेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं ये अंडरस्टेटमेंट है। अच्छा, सो आई मीन ऑब्वियसली ये आप फिगर्स की बात कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब एज अ ले पर्सन जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है, डॉक्टर साहब जो शुरू में भी जिक्र किया कि ये बताया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जो एक बूम की तरफ जा रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, उससे 37 इंडस्ट्रीज़ हैं जहां भी उनको भी उठान मिली है। और सीमेंट जो है पाकिस्तान में कभी इसकी इतनी सेल्स नहीं हुई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। टेक्सटाइल में जब आप बात करें लोगों से फैसलाबाद में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों से बात करें, वो कहते हैं जी जो रिफंड की पॉलिसीज़ थी, जो पेबैक की पॉलिसीज़ थी, उसके नतीजे में और एंड जो डॉलर और रुपी की जो उसमें रुपी को स्टेबलाइज किया, डीवैल्यू किया, इस सब के नतीजे में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट्स बूमिंग। और जो ममालिक हैं उधर एक्सपोर्ट है वो उसमें कमी आई है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पूरे साउथ एशिया में वी आर डूइंग मच बेटर देन द रेस्ट। तो इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए बात यह है कि आप जो सारा जिक्र कर रही हैं वो 2020-21 रबा साल के बारे में बात कर रही हैं। मैंने जो जिक्र किया था वो पिछले साल का जिक्र किया था जब कोविड पहली दफा अटैक हुआ था पिछले साल फरवरी के एंड में 2020 में। ये जो आप बात कर रही हैं कि मुख्तलिफ चीजों में बेहतरी नजर आ रही है, हम भी इस बात से अग्री करते हैं। और इन्होंने जो 2020-21 में जो ग्रोथ रेट बताया है जी, वो 4% के करीब, यानी कि 3.94%। ये हम समझते हैं कि मुनासिब है, मगर हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक लोअर बेस पे इजाफा है। ठीक। पिछले साल पीबीएस कहती है कि कमी सिर्फ -0.5%, हम कहते हैं -2.1%। तो ग्रोथ 2 साल में देखें तो सिर्फ 2% बनती है हमारे एस्टिमेट के लिहाज से, और पीबीएस के एस्टिमेट के लिहाज से ये तकरीबन 3.5% बन जाती है। अब आप इस साल के ट्रेंड्स पर आ जाइए। देखिए सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह के फजल से हमारे सनती शोबे में इजाफा है, मगर उस इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पिछले साल कोविड से पहले भी हमारा सनती शोबा मनफी तौर में आ चुका था, गिर रहा था। तो इसलिए बेस बहुत लो था कोविड से भी पहले, यानी कि पिछले साल जुलाई से मार्च तक जी। दूसरी बात यह है कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बॉयंसी का जिक्र किया। यकीनन अब आप देखेंगे और ग्रोथ होगी, इसलिए कि पिछले साल का जो बेस का फिगर है एक्सपोर्ट्स का, वो तकरीबन आधा या 2/3 हो चुका है, गिर चुका है। अप्रैल मई जून में पिछले साल के कोलैप्स हो गए थे एक्सपोर्ट्स। तब आपको ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आएगी, मगर इट इज आर्टिफिशियल ग्रोथ, इट्स ऑन ए लो बेस। और दूसरी चीज ये है कि
एक हैरत अंगेज बात यह है कि टेक्सटाइल्स में हम इजाफा देख तो रहे हैं, मगर इजाफा वॉल्यूम यानी कि अमाउंट क्वांटिटी में नहीं है। आपकी वॉल्यूम्स में कमी आई है, 6% कमी आई है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम में। हुआ यह है कि कीमतें अच्छी मिली हैं, और उसकी वजह यह भी है कि जिस तरह आपने कहा कि बाकी कंपेटिटर्स दब गए थे, खासतौर पे बांग्लादेश और हिंदुस्तान तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो इसलिए हमें बेहतर कीमतें मिली, मगर हमारे वॉल्यूम्स में कोई खास इजाफा नहीं है, इनफैक्ट कमी है 6% की। और इसका नतीजा ये होता है कि बेरोजगारी में कमी उस वक्त आती है जब प्रोडक्शन में इजाफा होता है। वैल्यू ऑफ सेल्स से फायदा जो है वो ओनर्स को होता है, जो मालिक होते हैं फैक्ट्रीज के। तो इसलिए अभी तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक टेक्सटाइल पे ही फरमा दीजिएगा कि टेक्सटाइल पे जो हम पता करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड इज गोइंग फॉर एक्सपेंशन। तो अगर सेल्स में इजाफा नहीं है वॉल्यूम में, तो ये एक्सपेंशन काहे को? देखिए, ये आदाद शुमार जो हैं वो मुख्तलिफ पिक्चर दिखाते हैं। एक वजह आपकी इन्वेस्टमेंट होने की ये है कि स्टेट बैंक ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी टर्फ ले आए हैं, जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी वगैरह पे बहुत ही कंसेशनल इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ओके। तो उसकी एंटिसिपेशन में कि कहीं आगे चल के इंटरेस्ट रेट फिर से वापस ज्यादा ना हो जाएं, तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मुनासिब ये समझा है कि अभी हम कुछ पैसा लगा ले। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपेंशन हो रही है कैपेसिटी की। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर हम और एग्रेसिवली आगे बढ़ सकेंगे, मगर इस वक्त इसकी वजह यही है कंसेशनल फाइनेंसिंग। ओके, कंसेशनल। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एज अ पर्सन जो कि इसको सब देखा है, आपने बहुत किया भी है सब इस इन द रेल्म ऑफ इकोनॉमी, तो आप गवर्नमेंट को किस तरीके से ग्रेड करेंगे मैनेजिंग द इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ कोविड? A, B, C, D? B+ देंगे। अच्छा, और मुझे बताऊं जी, मैं दो चीजों पर इनको आई एम वेरी क्लोज टू गिविंग एन A-। अच्छा, उसकी वजह you've also been a teacher, Dr. Saab. You've also been I said you've also been a professor. Professor throughout my life. I've guided over 100 PhDs in Pakistan. हमारी हुकूमत ने दो चीजें बहुत अच्छी की और इस पे हमें फख्र है। एक तो ये कि एहसास प्रोग्राम को आगे लेके गए और इसको फैलाया और बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में उन्होंने बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन की और अल्टीमेटली 1,70,00,000 लोगों को पैसा पहुंचाया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहले हम तकरीबन 50 लाख भी नहीं कवर करते थे। मैं समझता हूं कि ये बहुत जबरदस्त हमारी हुकूमत की मेहनत थी और मैं पूरी तौर पर इसको अप्रिशिएट करता हूं। दूसरी तरफ हमारे स्टेट बैंक ने माशाल्लाह बड़े अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस लेकर आए और आपको हैरत होगी कि अप्रैल से ये आगाज हुए और आज 1 साल हुआ है, तकरीबन 2,300 अरब की फाइनेंसिंग हुई है, कंसेशनल फाइनेंसिंग। आपने वेजेस के लिए एडवांस में पेमेंट दी, आपने छोटे लोगों को डेट रीपेमेंट का डिफर कर दिया 1 साल के लिए, और हुकूमत ने यह भी किया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट 3 महीने के लिए डिफर कर दी। तो हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह जी बहुत आप फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आई वांट टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अहम सवाल है, वेरी क्विकली। एक तो 2 इंडिकेटर्स आई नो कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट्स नो सब्सटैंटिव सॉलिड इंडिकेटर, लेकिन हम उसको इस्तेमाल तो करते हैं। इसको कहा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरा, SECP में जो यानी कि नई कंपनीज जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपने को इनलिस्ट किया है,
आई डोंट रिमेम्बर द फिगर, बट कह रहे हैं कि एक मेजर उस तरफ भी बूम आए। तो ये दो चीजें क्या हमें एक ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाती हैं कि देयर इज अ सेंस दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन दिस कंट्री इकोनॉमिकली? आपने बहुत मुनासिब इंडिकेटर्स का जिक्र किया है, मगर आप ये देखिए कि कोविड से पहले भी हमारा इंडेक्स 46,000 पे था और अब अल्लाह के फजल से 46,000 से कुछ बढ़ गया है। हुआ ये कि दूसरे मुल्कों में नुकसानात हमसे भी ज्यादा हुए थे, इसलिए उनको वक्त लगा। आप हिंदुस्तान का जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो हाल है, वो वाकई हमें बहुत अफसोस, बहुत दुआ उनके लिए जी, बहुत दुआ। दूसरी तरफ आपने जो जिक्र किया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, मुझे इस मामले में अफसोस से कहना पड़ता है कि जो IPOs होते हैं, जिसे कहते हैं ना ऑफरिंग ऑफ न्यू कंपनी, जी जी, साल में 9 या 10 ही होते हैं पाकिस्तान। ठीक, ये बहुत कम है, बहुत कम है। हिंदुस्तान में हजारों में होते हैं सालाना। तो हमारा स्टॉक मार्केट उस लिहाज से अभी बिल्कुल डेवलप नहीं है, और इंशाल्लाह इस बजट में कोशिश की जानी चाहिए कि हम इंसेंटिव्स दें कंपनियों को, प्राइवेट से पब्लिक में आए और मार्केट में आके अपने को खड़ा करें और मार्केट प्रेशर फेस करें। ये एफिशिएंसी का बड़ा अच्छा इंडिकेटर होने वाला मैं समझता हूँ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब होंगे, पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन अकील करीम डैडी साहब हैं, चेयरमैन हैं AKD ग्रुप के, और इमरान खान साहब के बड़े दोस्त भी हैं। और जब हर जो फाइनेंस मिनिस्टर आए तो अकील करीम डैडी साहब ने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि अभी आज भी आप इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो आज आप मिले हुकूमत से, अब क्या कहेंगे आप? यानी कि अब ये इस हुकूमत के चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये हुकूमत कह रही जी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लोग कहते हैं जी इतना तो कुछ नहीं किया, ये तो ज्यादा गप है और काम कम है। मेरी मुलाकातें फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी हुई है, बाकी लोगों से भी हुई है, और कुछ सीमेंट सेक्टर के लोगों से भी है, स्टील वाले सेक्टर से लोगों के भी है, पाइप गैसेस वालों से मुलाकातें हुई हैं। जब मैं लोगों से मिलने गया तो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो इतना बिजनेस आ गया कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम कितना बड़ा एक्सपेंशन करें। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात की, मैं कहा भाई मैं पूरा साल सीख के थक गया हूं कि पाकिस्तान चेंज हो चुका है। आज पाकिस्तान 91 में जब इंडिया ने टेक ऑफ किया था, मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी बनाई थी, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उससे बेहतर पॉलिसी बनाई है। मैं कहा अब आप एक्टिविटीज के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान में बाइंग पावर बढ़ चुका है। जो लोग ग्रोथ कह रहे थे कि 1% आएगी, 1.5% आएगी, उनके सबके मुंह काले हो गए हैं। सारे नंबर्स आ चुके हैं। अभी भी जो गवर्नमेंट नंबर दे रही है, मैं यकीन से कहता हूँ ग्रोथ उससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाएगी। जो रेवेन्यू टारगेट गवर्नमेंट कह रही है, हम उस टारगेट से भी ऊपर चले जाएंगे। अगले साल जो टारगेट रखेंगे वो भी मैं समझता हूँ हम एक्सीड ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक्टिविटीज पहले ऐसी कभी हुई नहीं है जो आज हो रही है। सिर्फ अफसोस ये है कि अपोजिशन को अपोजिशन करने का पूरा राइट है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान टेक ऑफ हो चुका है तो आप सपोर्ट करें भाई मिल के। आपको टांगे खींचनी है तो बाकी इशू पे खींचे। पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता कि डल है। मैं कहता हूं कि अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ बैठ के तो बात करते हैं कि यार हमें तो यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में बाइंग पावर कितना कहां से है। अच्छा, लेकिन एक सेकंड देखिए करीम भाई, कहिएगा कि यही मतलब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुकूमत का इदारा है, और हफीज पाशा साहब बता रहे थे कि वो तो उन्होंने कहा कितने नुकसानात हुए पिछले साल और लोग कितने गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और परचेजिंग पावर जो है वो तो कम हुई है, और हर तरफ कोहराम मचा हुआ है महंगाई का, और आप उससे बिल्कुल बरक्स बात फरमाते हैं। देखिए उसकी सीधी सी बात है, आप ऑटो सेक्टर के नंबर उठा लें। ऑटो सेक्टर गवर्नमेंट नहीं बनाती, गाड़ियां गवर्नमेंट नहीं बनाती, गाड़ियां तो कंपनियां बनाती है।
गाड़ियां क्या बनाती है, होंडाई बनाती है, इंडस बनाती है, होंडा वाले बनाते हैं, डाक्सन वाले हैं, आप उनसे नंबर तो ले ले बीबी। आप पाकिस्तान में इस वक्त हमने 2.5 लाख गाड़ियां बेची है, ये पाकिस्तान में पहले कभी भी नंबर नहीं आए थे। हम लाख गाड़ियां कभी नहीं बनाते थे, हम 2.5 लाख पे पहुंच गए। 1000 अरब रुपए की हमारी गाड़ियां बिकी है। इसके बाद ये फिगर जो दे रहा है, मुझे लगता है उसको फिगर को रीचेक करना चाहिए अपने, वो फिगर लाए कहां से है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि 80 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आ रही है और 8 लाख रुपए उस पर ब्लैक चल रहा है। गाड़ी आप इतनी नई कंपनियां आई, क्या मोटर, क्या मैंने बैलेंस शीट उठाई, उसमें 43 अरब रुपए की उसने सीमेंट बेची है और 45 अरब रुपए की गाड़ियां बेची है। तो ये तो वो नंबर है जो ये गाड़ियां तो 2 साल भी नहीं हुए इनको आए हुए और उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर हमें सही नहीं देते। अगर ये सही नंबर देते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से कहते हैं 1.5% आएगी, मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि 4.5% से नीचे नहीं आएगी। अच्छा, 4.5 से नीचे नहीं आएगी अकील जी, बट अकील भाई इसको मेजर कौन करेगा? कोई ऑब्जेक्टिव इदारा कौन करेगा मेजर, जो आप कह रहे हैं? यकीन मैं दिलाता हूँ आपकी जज्बा अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये फिगर कभी चुप नहीं सकते। इसमें 1% गलती हो सकती है, 99% सही होते हैं ये फिगर। ठीक, हमें इससे फिगर आपको चाहिए, मैं कलेक्ट करके आपको एक एक इदारे से फिगर ला के दे दूंगा, एक एक कंपनी के फिगर दे दूंगा। सीमेंट ऑल टाइम हाई बिकी है, स्टील ऑल टाइम हाई बिका है, ऑटो ऑल टाइम हाई बिकी है, केमिकल ऑल टाइम हाई पे चला गया, फाइबर ऑल टाइम हाई पे चले गया। कौन सी आइटम है जिसमें नहीं हुआ? आपकी वीट की खपत बढ़ी है, आपकी शुगर की खपत बढ़ी है, आपका शुगर केन की बम्पर क्रॉप हुई है, वीट की बम्पर क्रॉप हुई है, तेल की खपत बढ़ी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो चलें देखते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ ही जाएं और आपका जो इस वक्त इंथ्यूजियाज्म है वो बड़ा यानी कि बहुत इनकरेजिंग है। और लेकिन जैसे आपने कहा कि जो इंथ्यूजियाज्म है आपके कहने के मुताबिक वो इट इज़ बैक्ड बाय फैक्ट्स। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात इसी पर जारी रखेंगे जो कि हम कर रहे थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से, कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से किस तरीके से इसको देखते हैं पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि हुकूमत ने तो बड़े क्लियरली कह दिया कि हम अपने आप को A+ देते हैं, और अगर ये देखा जाए कि जो कहा जा रहा था इकॉनमी के बारे में और उसके बरक्स जो लगता यूँ है कि सूरत हाल इतनी गमगीन नहीं है और पॉजिटिव्स भी कुछ सामने आए हैं, तो हमने सोचा कि दो ऐसे इकॉनमिस्ट, एक जो कि सूरत हाल पर नज़र रखते हैं मुज़म्मिल असलम, और दूसरा साकिब शिरानी साहब जो कि हुकूमत में भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, IMF के साथ नेगोशिएशंस का भी हिस्सा रह चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं हाउ डू दे सी इट। जी साकिब, आप बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो इतने बुलंद बांग दावे हैं उनमें हकीकत कम है और ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है। नसीम, मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है ये ज़्यादा सियासी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इकोनॉमिक टर्म्स में 3.9% हो या 3% हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से या जॉब क्रिएशन के हवाले से या इन्वेस्टमेंट की इंड्यूसमेंट के हवाले से ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो और ये ऐसा नंबर है जो गवर्नमेंट को ब्रैगिंग राइट्स भी इतना मतलब टू बी ऑनेस्ट वो ले तो रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो इतना कोई 4% से कम थोड़ा सा जो है ग्रोथ रेट वो ब्रैगिंग राइट्स भी नहीं देता है। जो असल सवाल है मेरा ख्याल है वो ये है कि दो मुंसलिक सवाल हैं
कि आया ये जो ग्रोथ आई है ये कोई पॉलिसी इंड्यूस्ड है, यानी कि हुकूमत की कोई पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ आई है। और उससे जो मुंसलिक सवाल है मेरे नजदीक खास तौर पे वो ये है कि इसमें इसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कोई बेसिस थी या ये मौसमी हालात की वजह से हुई, जिसकी वजह से जो हमारे 4 बड़े ज़रात के जो क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स, गंदम है, मेज है और चावल और शुगर केन है, इनमें जो इजाफा हुआ है ये इसकी बुनियाद बेसिकली ग्रोथ की जो है वो यही है, तो मौसमी असरात की वजह से हुए। तो जब तक ये हमें अंदाजा ना हो कि ये पॉलिसी की वजह से है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से है, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि ये सस्टेनेबल है, इस पे मोमेंटम जो है ये बिल्ड हो सकेगा या नहीं हो ठीक सकेगा। है, ओके, तो सस्टेनेबल पे भी आते हैं बात। मैं चाहूंगी मुजम्मिल कम इन ऑन दिस कि ये बेसिकली इन अ सेंस, अगर मैं सही समझी हूँ, साकिब शिरानी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, बट इज इट सच अ बिग डील? आई मीन दैट्स द क्वेश्चन। आई थिंक इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के जो पिछले 10 सालों के जो सबसे बड़े फेलियर थे, एक ये था कि एक्सपोर्ट्स में हम जो है कंटिन्यूसली जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप एग्रीकल्चर की जब 2008 से अभी तक 2021 तक की जो यील्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ की उठाएं, और ख़ास तौर पे जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, गंदम की फसल हम जो है 2009 से लेके 2020 तक ये जो है 25, 24, 26 मिलियन टन बनाते थे। इस साल अभी हुकूमत ने जो NAC ने जो नंबर दिया है वो 27.2 मिलियन टन का दिया है, लेकिन जो अभी तक डाटा उसका फाइनल नहीं हुआ, कहा यह जा रहा है कि ये 29 मिलियन टन तक जा सकती है। अब 29 मिलियन टन क्यों हो गई? देखें, इसके पीछे प्राइस डिस्कवरी है। पिछले साल जो है 1350 रुपए पर मन गंदम का रेट था। पंजाब हुकूमत ने 1800 किया, वफाकी हुकूमत ने 1600 और सिंध हुकूमत ने 2000 पे किया। अब 1300 रुपए जिसको गंदम की कीमत मिल रही थी, अगर अचानक उसको 1800 भी मिल रही है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जम था। तो मौसम की बिल्कुल अल्लाह ताला की तो इसमें बहुत मेहरबानी है, उसके बगैर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। लेकिन एक छोटा सा, जैसे कहते हैं कि एक पॉलिसी मूव किया गवर्नमेंट ने और प्राइसेस जो है फार्मर को दी। अच्छा मुजम्मिल, इस पे मुजम्मिल जस्ट ऑन दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी डिस्कशन हो रही थी प्रोग्राम से पहले साकिब शिरानी साहब से अर्लियर इन द डे। तो साकिब, आप कुछ और कह रहे थे, आप कह रहे थे कि जी जो प्राइसिंग बढ़ी थी फसल को करने का, यानी कि सोइंग द सीड्स, उससे पहले ये प्राइस जो थी वो नहीं बताई गई। जी नसीम, नॉर्मली ये जो होता है ये सिग्नल उस वक्त काम करता है जब हम अगस्त या सितंबर में जो है इसका हम ये अनाउंस करते हैं सपोर्ट प्राइस का इजाफा, तो फार्मर्स को फिर टाइम मिलता है। इस मरतबा जो है ये बहुत ही अजीब वो था कि नवंबर 15 के आसपास जो है वो इसकी सोइंग होती है गंदम की पूरे पाकिस्तान में। तो ये उसके आसपास कुछ चंद दिन पहले जो है ये फैसला किया गया था। तो मेरा ख्याल है उस पे इस साल तो कम से कम शायद इतना। अच्छा, ओके, लेट मी गो टू मुजम्मिल ऑन दिस बिकॉज आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्सचेंज। जी मुजम्मिल, योर टेक ऑन दिस। वो कह रहे हैं कि नवंबर 15 तक तो फसल बो दी गई थी तकरीबन। देखें, इसमें डिबेट जो है वो अक्टूबर से वफाकी हुकूमत ने 1600 रुपए बोले थे और सूबों ने इसको मानना से इनकार कर दिया था, और सिंध हुकूमत ने 2000 और 1800, तो मतलब 1600 का इंडिकेशन तो पहले ही आ चुका हुआ था। तो अब उसके ऊपर जो भी आना था बोनस था। तो बहरहाल ये एक चीज थी। फिर उसके अलावा जो है बाकी एग्रीकल्चर अदर देन कॉटन सारी क्रॉप्स अच्छी हुई। फिर दूसरी चीज अगर आप देखें ना, ये पॉलिसी पुश अगेन वहां से आया जब सेंट्रल बैंक ने जो एग्रेसिवली रेट कट किए और जो है पहली उसने किस्त में जो है लोगों के लोन डेफर किए, इंटरेस्ट पेमेंट को सस्पेंड किया। वो जो कोविड सपोर्ट प्रोग्राम था बेसिकली, उसमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत पुश मिला। तीसरी चीज जो एक्सपोर्ट सेक्टर। अच्छा, लेट मी जस्ट गो टू साकिब ऑन दिस। साकिब, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज थी उससे इंडस्ट्री को इन टाइम्स ऑफ कोविड बहुत सपोर्ट मिला, हेंस इट्स अ पॉलिसी पुश दैट गिव अस दिस सिचुएशन।
जी, तो नसीब ये बात दुरुस्त है। मैं तो कह रहा था कि जो ज़राअत के जो नंबर्स हैं वो शायद गवर्नमेंट इतना उसका क्रेडिट नहीं ले सकती है, मगर दो और जो चीजें जो कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने ग्रोथ को, वेदर वो मैं मानता हूं कि 3.94% थी या नहीं थी वो अलग बात है। वो ये है कि एक तो जैसे मुज़म्मिल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्टेट बैंक ने बहुत एग्रेसिवली अपना पॉलिसी रेट गिराया, और दूसरा जो सपोर्ट पैकेज जो दिया इन्होंने, टेम्पररी रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज थी, बाकी इंडस्ट्री को सपोर्ट, वेज सपोर्ट फैसिलिटी थी, एसेट्रा एसेट्रा, मेरा ख्याल है वो